क्या है आखिरकार ये 675 करोड़ का हर घर बिजली स्कैम, जिसको लेकर स्पेशल जज एंटी करप्शन ताहिर खुर्शीद रैना की जजमेंट आई है और उस जजमेंट नहीं, माफ कीजिएगा, ऑर्डर आया है। उस ऑर्डर में उन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो की क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट करने से इनकार किया है और कहा है कि इस खुद बुद्ध की आप फौरन तफ्तीश करें, इन्वेस्टिगेशन दोबारा से करें और जिन लोगों ने ये गड़बड़े की हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अब बहुत सारे लोगों को जजमेंट के बाद ये चीज समझने में मुश्किल हो रही है कि स्कैम आखिरकार इसमें क्या है। पहली बात तो ये कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने कहा जो भी इल्जाम लगाए गए थे 675 करोड़ के इस मामले में वो कोई भी प्रूव नहीं हुआ। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी शिकायत के बाद एसीबी ने ऑफिसर्स जो जेकेपीडीडी के उस समय थे उनके खिलाफ की कि डबल ट्रैवल हुआ है, दो बार पैसे निकाले गए हैं, 500 करोड़ की खुर्द-बुर्द हुई है। उसके बाद जब एसीबी ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करी उसमें खुद एसीबी ने कहा कि 1750 करोड़ की स्कीम, जिस स्कीम से 1,88,578 घरों में बिजली आनी थी 22 जिलों में, उस स्कीम को लेकर एसीबी ने जब पड़ताल की तो उन्हें मालूम पड़ा कि लोगों के घर रोशन तो नहीं हुए, लेकिन जिन लोगों ने ये इस सौभाग्य स्कीम में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम किया, लोगों के घरों में रोशनी पहुंचाने का काम किया, उन लोगों ने क्या गड़बड़े की वो एंटी करप्शन ब्यूरो ने जब पड़ताल की तो बहुत सारी चीजें उसमें निकल कर आई। प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट थी दिसंबर 2018, बाद में मार्च 31, 2019 को प्रोजेक्ट को मुकम्मल करार दिया गया और इसी सौभाग्य स्कीम के लिए जम्मू कश्मीर को बाजाबता अवार्ड भी मिला। अब क्या खुर्द-बुर्द हुई है, पहले डोडा इलेक्ट्रिक डिवीजन की बात करें। डोडा इलेक्ट्रिक डिवीजन में एसीबी की खुद रिपोर्ट कहती है कि हमने वहां पर लैप्सेस देखे। प्रिलिमिनरी एस्टिमेट्स जो है उससे यह पता चला कि 1,23,00,000 रुपए का गबन हुआ है, 1,23,00,000 रुपए का सरकार को नुकसान हुआ है। कैसे हुआ? प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एजेंसी थी रॉडिक कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली। उनका काम था इस स्कीम की इंप्लीमेंटेशन को पर नजर रखना और नजर ही नहीं रखना बल्कि जितने भी बिल बने, जो भी खर्चा हो, उस खर्चे को सर्टिफाई करना, उस पर मोहर लगाना कि हां जी ये पैसे खर्च किए गए हैं। इन पैसों को खर्च करने के बाद स्कीम का ये स्कीम के जरिए यहां पर खंबे लगाए गए हैं, यहां पर ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं, यहां पर जनरेटर लगाए गए हैं। ये सारी चीजों को मॉनिटर करने का काम रोडिक कंसल्टेंट्स का था। लेकिन एसीबी ने अपनी पड़ताल में पाया कि रोडिक कंसल्टेंट्स की अप्रोच कैजुअल थी, वो अपने काम को लेकर सीरियस नहीं थे। और जब पड़ताल में यह भी निकल कर आया कि रोडिक कंसल्टेंट्स के ऊपर जब दबाव पड़ा तो उन्होंने जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, उसके चीफ इंजीनियर उस वक्त मनहर गुप्ता थे और बाकी तमाम ऑफिसरान, उन तमाम ऑफिसरान के ऊपर जब दबाव पड़ा तो उन्होंने जेकेपीडीडी के साथ मिलकर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स के लिए जो रिक्वायरमेंट्स थी उन्हें सर्टिफाई किया और उसके बाद जाकर यूसीस, यानी सारा काम खत्म हो गया, आपने स्कीम मुकम्मल कर दी, उसके बाद जाकर यूसी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स इशू की जाने लगी। और रोडिक कंसल्टेंट्स ने यह भी नहीं जिम्मेदारी अपनी जानी कि उनकी जिम्मेदारी थी इस बात को इंश्योर करना कि जो पैसा लोगों के घरों में बल्ब जलाने के लिए, गरीब लोगों तक रोशनी पहुंचाने के लिए आया है, उस पैसे का खुर्द-बुर्द ना हो, उस पैसे का गलत इस्तेमाल ना हो। उसके बाद उसको लेकर एसीबी ने यह भी कहा और कोर्ट ने भी यह कहा कि जो अप्रोच रोडिक कंसल्टेंट्स की रही है उसमें साफ तौर पर यह लगता है कि रोडिक कंसल्टेंट्स जेकेपीडीडी के साथ मिले हुए थे और यह मिली भगत में सारा काम हुआ है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की बुनियाद पर एफआईआर 4/2020 एसीबी रजिस्टर करता है 5 लोगों के खिलाफ। मनहर गुप्ता चीफ इंजीनियर, उमेश परिहार सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर उस वक्त थे, असगर हुसैन डोडा सर्कल के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर थे, तसद्दुक शेख एक्सीएन थे EM&RE डिवीजन डोडा के, और सुरेंद्र कुमार कौल जो रोडिक कंसल्टेंट्स के उस वक्त एडवाइजर थे। उसके बाद यह भी कहा कि जो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग अथॉरिटी थी उन्हें रिकमेंड करना था क्लेम जेकेपीडीडी को, उसके बाद फंड्स रिलीज होते, लेकिन और उसमें एक्सपेंडिचर रिपोर्ट, प्रोग्रेस, कंप्लीट क्यों नहीं हुआ वक्त पर काम, ये सारी चीजें उनको देखनी थी। एक्सीएन को उसके बाद उस कैलकुलेशंस को वेरीफाई करना था, बिल्स को वेरीफाई करना था, अगर कहीं वेरिएशन है उसे एससी के साथ टेकअप करना था। उसके बाद चीफ इंजीनियर को उन बिल्स को अप्रूव करना था, मगर प्रॉपर स्क्रूटनी के बाद।
प्रोजेक्ट मुकम्मल होना था 30 नवंबर 2018 को, लेकिन बाद में प्रोजेक्ट कहा गया कि 31 मार्च 2019 को मुकम्मल हो चुका है। और इसी मुकम्मल होने के लिए जम्मू कश्मीर पीडीडी को उस वक्त फर्स्ट प्राइज मिला था। फील्ड इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। एसीबी ने 26 दिसंबर 2020 को देखा कि वो सौभाग्य स्कीम जिसके तहत गरीबों के घरों में बिजली जलाई गई थी, उसका मटेरियल, जिस मटेरियल को पीडीडी ने कह दिया था कि हमने इस्तेमाल कर लिया है, वो सारे का सारा मटेरियल जो 31 मार्च 2019 को स्कीम खत्म हो गई, जिसमें जम्मू कश्मीर को फर्स्ट प्राइज मिला, उसका मटेरियल जो इस्तेमाल नहीं हुआ वो स्टोर में पड़ा हुआ था। एसीबी की इंजीनियरिंग विंग ने कैलकुलेट किया और उन्होंने बाजाब्ता लिखित में कहा है कि 1.93 करोड़ का नुकसान हुआ। एक्सीएन ने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दिया है जिसमें उसने कहा कि कोई मटेरियल हमारे पास अनयूज्ड नहीं पड़ा है, यानी कोई मटेरियल हमारे पास ऐसा नहीं है जिसका इस्तेमाल न किया गया हो। ठीक है, ना फील्ड में है ना स्टोर में है। लेकिन बाद में जब एसीबी पहुंची तो एंटी करप्शन ब्यूरो ने देखा कि मटेरियल पड़ा हुआ था जिसको इस्तेमाल नहीं किया गया था। यह भी कहा एसीबी की रिपोर्ट ने कि 1.93 करोड़ जो का मटेरियल यूटिलाइज नहीं हुआ था और स्कीम की कॉस्ट जो है वो भी 3.9 करोड़ बढ़ गई थी। कोई क्वालिटी मॉनिटरिंग रिपोर्ट पेश नहीं की गई इनके सामने। उसके अलावा 8.27 करोड़ के बिल सीकॉप के बने, 92.10 लाख के बिल पीएमएम के बने। इन्हें रोडिक कंसल्टेंट्स ने सर्टिफाई नहीं किया, लेकिन बिना उनकी सर्टिफिकेशन के पेमेंट रिलीज कर दी गई। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद बटोट इलेक्ट्रिक डिवीजन में भी यही हुआ। वहां पर सीकॉप के 1554.27 करोड़ के क्लेम्स थे। रोडिक कंसल्टेंट्स ने 274 लाख रुपया जो है उसे सर्टिफाई किया और 1280.24 लाख के करीब सर्टिफाई नहीं किया गया। प्रोक्यूरमेंट और मटेरियल मैनेजमेंट विंग जो पीडीडी का था, उनकी भी लगभग कोई 358.99 लाख के करीब रुपए बने थे। लेकिन जब वाउचरों को सर्टिफाई करने की बारी आई तो एक केस में 178.75 लाख के वाउचर सर्टिफाई किए गए और 180.23 लाख के वाउचरों को रोडिक ने सर्टिफाई नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्या वजह है, इसकी पड़ताल करना एसीबी का काम था। किश्तवाड़ के इलेक्ट्रिक डिवीजन में भी एसीबी को पता चला कि 3 मार्च 2021 को जब वो स्टोर में गए तो वहां पर सौभाग्य स्कीम में जो मटेरियल इस्तेमाल होना चाहिए था वो वहीं पड़ा हुआ था। क्यों पड़ा हुआ था? सीकॉप का क्लेम था 1215.99 लाख का। रोडिक ने इसमें से केवल 293.72 लाख के वोचर सर्टिफाई किए, मगर पूरी की पूरी पेमेंट जो है सौभाग्य स्कीम में रिलीज कर दी गई सीकॉप को। उसके बाद प्रोक्यूरमेंट और मटेरियल मैनेजमेंट विंग ने 270 लाख क्लेम किया। रोडिक ने केवल 82 लाख के वाउचर्स को सर्टिफाई किया और 187.14 लाख के वाउचर सर्टिफाई नहीं किए गए। ये हो चुका था, इसके बावजूद ये जानते हुए भी चीफ इंजीनियर ने इन बिल्स को अप्रूव किया और बिना रोडिक कंसल्टेंट्स के अप्रूवल के, यानी जिसका काम मॉनिटरिंग का है वो सर्टिफाई नहीं कर रहा बिल्स को, लेकिन चीफ इंजीनियर साहब तब भी कह रहे हैं कि जनाब काम हो गया। इलेक्ट्रिक डिवीजन परेड जम्मू, यहां पर भी एक्सेस क्वांटिटी का मटेरियल जो है वो अनयूटिलाइज पड़ा हुआ था। रोडिक कंसल्टेंट्स ने यहां पर भी बिल्स को सर्टिफाई नहीं किया था। गांधीनगर डिवीजन में आए, यहां पर भी एसीबी ने इलेक्ट्रिक डिवीजन गांधीनगर को 17 दिसंबर 2020 को इंस्पेक्ट किया। यहां पर भी 13.65 लाख रुपए का मटेरियल जो है अनयूटिलाइज पड़ा हुआ था। बिल्स अपलोड किए गए थे बिना रोडिक कंसल्टेंट्स की सर्टिफिकेशन के। इलेक्ट्रिक डिवीजन 2 रिहाड़ी की बात करूं मैं, 17 दिसंबर 2020 की बात है। 14.97 लाख, 16.18 लाख, 4.52 लाख, 36 लाख का मटेरियल जो है अनयूटिलाइज पड़ा हुआ था और बिल जो अपलोड किए गए थे वो भी बिना रोडिक कंसल्टेंट्स की सर्टिफिकेशन के। आप उसके बाद इलेक्ट्रिक डिवीजन विजयपुर साभा में 71.31 लाख के बिल्स अनयूटिलाइज पड़े हुए थे, लेकिन इसी तरह यहां पर भी यही हुआ कि बिल्स अपलोड किए गए बिना रोडिक कंसल्टेंट की सर्टिफिकेशन के। सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, बल्कि इसके अलावा अगर मैं उसके अलावा अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक डिवीजन कठुआ की, यहां पर भी वही मामला कि बिल्स बने, रोडिक कंसल्टेंट्स ने उनको सर्टिफाई नहीं किया, लेकिन आपने पैसा दे दिया। इलेक्ट्रिक डिवीजन उधमपुर और रियासी 93.74 लाख की यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स गलत इशू की गई, एसीबी को मालूम चला।
92.95 लाख रुपए के यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स जो है अनयूटिलाइज मटेरियल के अगेंस्ट जो है वो इशू किए गए, यूसीज इशू की गई। ठीक है, हालांकि मटेरियल साइट पर स्टोर में पड़ा हुआ था। बड़े घटिया क्वालिटी के पोल इस्तेमाल किए गए, उनकी जांच होनी चाहिए थी और पता किया जाना चाहिए था कैसे इस्तेमाल किए गए, क्या हुआ, उसकी तफसील होनी चाहिए थी, लेकिन वो भी नहीं हुआ। हुआ क्या कि एक राष्ट्रीय पार्टी के एक नेताजी ने चिट्ठी लिखी सरकार को और सरकार को यह चेताया और यह जताया कि जनाब आप देखिए जबरदस्त दबाव में हैं ये तमाम इंजीनियर, ये काम नहीं कर पा रहे हैं और कल अगर कोई अनहोनी हुई तो उसके लिए डिपार्टमेंट जिम्मेदार होगा। उस वक्त के गवर्नर सत्यपाल मलिक, उनके नीचे काम करने वाले एक एडवाइजर साहब ने चिट्ठी लिखी एसीबी को और एसीबी को उन्होंने कहा कि जनाब जबरदस्त दबाव पर डाला है आप लोगों ने, इसका मतलब एसीबी ईमानदारी के साथ अपना काम कर रही थी, आपने जबरदस्त दबाव डाला है इन इंजीनियरों के ऊपर, ये बड़े लायक बड़े काबिल इंजीनियर हैं, ये काम नहीं कर पा रहे हैं, आप फौरन इस दबाव को कम कीजिए। अब जाहिर सी बात है ये चिट्ठी, आप मानेंगे इस चिट्ठी का क्या हुआ, एसीबी ने ये चिट्ठी तमाम जितनी भी विंग्स है एसीबी की जो इस मामले की पड़ताल कर रही थी उन तमाम को ये चिट्ठी भेज दी और सबको कहा गया कि, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्पेशल जज एंटी करप्शन ताहिर खुर्शीद रैना अपनी जजमेंट में कह रहे हैं और उन्होंने इसी को देखते हुए ये आगे कहा कि इंसाफ की देवी की आंखों पर पट्टी है, लेकिन इसका कतई भी यह मतलब नहीं है कि जो जज साहब वहां पर बैठे हुए हैं उनकी आंखें बंद हैं, वो नहीं देख सकते कि क्या गलत है क्या सही है। उन्होंने कहा कि जज साहब बिल्कुल साफ तौर पर देख रहे हैं क्या गलत है क्या सही। अब आप खुद हिसाब लगाइए कि क्या तरीका है काम करने का कि गवर्नर के दफ्तर में दो शिकायतें होती हैं। एक शिकायत किश्तवाड़ की है, वहां कहा जाता है कि जनाब हमारे गांव में जनरेटर लगाए गए, बिजली आ गई, बड़ा अच्छा हुआ, कमाल हो गया, लेकिन उसके बाद साहब आए और जनरेटर उठाकर अपने घरों के बाहर जो है किश्तवाड़ में लगा गए। यह शिकायत बड़ी गंभीर है, इसमें एंटी करप्शन ब्यूरो को बाज़ाब्ता क्रिमिनल मामला है ये कि आपने धोखाधड़ी की है, बेईमानी की है, आपने एक जगह जाकर जनरेटर लगाया, लोगों को बिजली आ गई, फोटो उठाया, सरकार को भेजा, अगले दिन गए जनरेटर उठाया और घर ले आए, तो क्या ये चोरी नहीं है? आपने सरकार के साथ फ्रॉड किया है कि नहीं किया है? तो अगर आपने सरकार के साथ फ्रॉड किया है तो जाहिर सी बात है फिर तो कार्रवाई बनती है, मगर कार्रवाई कोई यहां पर नहीं हुई। उल्टा एंटी करप्शन ब्यूरो ने यह कहा कि जनाब यह मामला बनता ही नहीं, इसमें डिपार्टमेंटल एक्शन जो है वो अफसरों के खिलाफ होना चाहिए। जज साहब ने आगे एक और बात कही, उन्होंने कहा कमाल की बात तो यह है कि चलिए छोड़िए, आपने कोई क्रिमिनल मामला नहीं बनाया, आपने खुद कोई कार्रवाई नहीं की, अफसोस इस बात का है कि जो डिपार्टमेंटल एक्शन भी कहा गया था, जब हमने हुकूमत के वकील से यह पूछा कि क्या कोई डिपार्टमेंटल एक्शन आपने मनहर गुप्ता और ये एससी और ये बाकी तमाम लोगों के खिलाफ कोई डिपार्टमेंटल एक्शन लिया, तो जवाबन यह कहा गया कि जनाब कोई एक्शन नहीं लिया गया। ऐसी क्या मजबूरी है हुकूमत की? क्या कोई ऐसी कौन सी मजबूरी है जिस मजबूरी के चलते अगर ये लैप्सेस हैं, इन लैप्सेस का प्रोब करना और प्रोब करने के बाद अगर सामने कुछ चीजें आई हैं उन चीजों को खंगालना, तथ्यों को खंगालना, या यूं सरकार को, या हो सकता है एसीबी में यह पैमाना हो कि जनाब करोड़ खंड की को अगर कोई रिश्वत हो गई या करोड़ खंड की अगर कोई चोरी होगी तो वो कोई बड़ी चोरी नहीं है, लेकिन जब आप इसको टोटल करेंगे तो मान लीजिए 10 करोड़ की ही चोरी है, 20 करोड़ की ही चोरी है, पर चोरी तो है। और क्या आपको सामने ये नहीं नजर आ रहा कि रॉडिक कंसल्टेंट्स यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स जो सरकार को भेजी गई उन यूसीसीओ को इशू कैसे किया गया कि रॉडिक कंसल्टेंट्स ने, जब वक्त खत्म हो चुका था, मार्च के बाद जाकर रॉडिक कंसल्टेंट्स और ये डिपार्टमेंट एक जगह बैठता है, एक ठप्पा लगाता है, दूसरा कहता है कि चलो बिल अपलोड करो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारा जजमेंट में आया हुआ है। अच्छा, उसके बाद यह भी कहा गया कि 24 अप्रैल 2019 को जब ये स्कीम क्लोज हो चुकी थी, उसके बाद एक्सियन कॉन्स्पायर्ड विद रॉडिक टू प्रिपेयर बिल्स, यानी उन्होंने एक साजिश रची रॉडिक के साथ मिलकर बिल बनाने की। रॉडिक ने बिल्स को सर्टिफाई किया और एक्सियनों ने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स बनाई, फेक डॉक्यूमेंट्स इन द। अब कोर्ट ये कहती है कि ये जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स हैं ये फेक हैं, ये झूठी हैं, इन झूठी यूसीज की बिना पर आपने सरकार के पैसे के साथ आम आदमी के पैसे का खुर्द-बुर्द किया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि यह तक कोर्ट ने कहा कि रॉडिक कंसल्टेंट
वॉचडॉग के तौर पर काम नहीं कर रहे थे, बल्कि वो तब सामने आए जब चीफ इंजीनियर ने 11 मई 2019 को एक ऑर्डर इशू किया और सरकार ने 24 अप्रैल 2019 को एक ऑर्डर इशू किया। इसमें जैसे उन्होंने कहा कि एसीबी ने खुद कहा कि डिपार्टमेंटल एक्शन करिए, मगर वो डिपार्टमेंटल एक्शन भी नहीं हुआ। अब मामला इसको लेकर यह है, तो यह है जी वो स्कैम, जिस स्कैम की बात मैंने कल की थी आपसे। आज आपको खुद अंदाजा लग गया होगा कि किस तरीके से काम हुआ है, और काम इसी तरीके से विभागों में होते हैं। विभागों में टेंडर डाले जाते हैं और यहां तक सूरत हाल खराब है कि अलग अलग डिपार्टमेंटों में काम करने वाले क्लर्क तय करते हैं कि किस दिन टेंडर खुलेगा, किस दिन टेंडर नहीं खुलेगा। ठेकेदार को बाकायदा फोन करके सुनाया जाता है कि आपका टेंडर खुलने वाला है या आपको टेंडर मिलने वाला है। ये कौन सी जादूगरी है? कैसे पता चलता? अब तो ई टेंडरिंग है, अब तो सब ऑनलाइन है, और ऑनलाइन के सिलसिले में भी यह सूरत हाल है। और उसके बाद जो सरकारी काम हो रहा है, वो सरकारी काम सब स्टैंडर्ड है। उस सरकारी काम में को जब आप नापेंगे, तोलेंगे, तो आपको खुद पता चलेगा कि सरकारी काम जो किया जा रहा है, जब तक दबाव में, जब तक किसी के प्रेशर में, जब तक कहीं कोई शिकायत न करे, जब कहीं कोई एफआईआर न लगाए, तब तक ना तो इंजीनियर साहब और ना ही ठेकेदार साहब ये जहमत उठाते हैं कि वो क्वालिटी का काम करें। और जब आपको ये मालूम है कि आप किसी को भी मॉनिटरिंग के लिए लगाएं, वो मॉनिटरिंग के वाले के साथ भी सांठगांठ कर लेंगे, और सांठगांठ के बाद यही होगा कि बिल तैयार किए जाएंगे। बिल तैयार करने के बाद वो मॉनिटरिंग वाली टीम जो है ठप्पा लगाएगी कि जनाब बिल्कुल सही बिल तैयार हुए, हमने खुद देखा ये सारा काम हो गया है, और एक्सचेंज साहब बिल को अपलोड करेंगे और सरकार कहेगी जिंदाबाद, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गई, सबके घरों में बिजली आ गई, हमको एक्सचेंज साहब ने कह दिया, फोटो आ गए। अब आप खुद देखिए कि कितना गंभीर मामला किश्तवाड़ से जुड़ा हुआ है कि जनरेटर लाए गए, वो लगाए गए, बिजली आई, फोटो खिंचा, और उसके बाद 4 दिन के बाद कहा जी उठाओ जनरेटर ले जाओ घर। और इतना ही नहीं, बल्कि आप देखिए बेहिसी कितनी है सरकार की कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही आपने देखा होगा कि कितने इलाकों में, कितनी जगहों पर हमने आपको दिखाए ट्रांसफार्मर सड़कों के किनारों पर पड़े हैं। ट्रांसफार्मर सड़कों के किनारों पर पड़े हुए हैं। विभाग वो वीडियोस देखता है, खिलखिलाता हुआ कुर्सी में बैठ के हंसता है और कहता जी वीडियो बड़ी अच्छी बनी है। ये शर्म भी नहीं महसूस करते कि आपको यह बताया जा रहा है कि जनाब आपने ट्रांसफार्मर, जो केंद्र सरकार ने जो पैसा आपको दिया है लोगों के घरों तक बिजली पहुंचाने के लिए, यह ट्रांसफार्मर उसी पैसे से आया है, यह आपने घर से नहीं दिया है, यह आपके घर का पैसा नहीं है। लेकिन बेहिसी इतनी है कि आप किसी भी तरफ निकल जाइए जम्मू में, सड़क के किनारे पर अगर आपको ट्रांसफार्मर न मिल जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। हमने सोचा शायद ये ट्रांसफार्मरों वाला सिलसिला जो है ये सिर्फ और सिर्फ डोडा वाली साइड है या रामनगर वाली साइड है। तो हम जब उधमपुर के अंदर घुसे, पहाड़ी इलाकों में पहुंचे, वहां भी देखा बेचारे ट्रांसफार्मर यतीम सड़कों के ऊपर पड़े हुए हैं। तो ये तो सौभाग्य स्कीम की हकीकत है, और इसी सौभाग्य स्कीम की हकीकत को सामने लाया है कोर्ट ने, सामने लाया है जुडिशरी ने। अब सोचिए अगर जुडिशरी भी ना हो तो कौन इन तमाम तथ्यों को खंगालेगा, कौन जनता के सामने ये सच्चाई लाएगा कि लोगों के घरों में बल्ब जलाने को लेकर जो स्कीम केंद्र सरकार ने चलाई, उस जिस स्कीम में जम्मू कश्मीर को फर्स्ट प्राइज मिला, उस स्कीम में एंटी करप्शन ब्यूरो ने इंक्वायरी करी, एंटी करप्शन ब्यूरो ने तथ्यों को खंगाला, एंटी करप्शन ब्यूरो को लगा कि इसमें हेराफेरी हुई है, उन्हें लगा कि गड़बड़े हुई हैं, मगर एक नेताजी की चिट्ठी आ गई, और चूंकि वो राष्ट्रीय पार्टी के नेताजी थे इसलिए फौरन उस प्रोब को वहीं पर उसका, मैं नहीं कह रहा ये एंटी करप्शन स्पेशल जज एंटी करप्शन ताहिर खुर्शीद रैना अपनी जजमेंट में कहते हैं कि जनाब वो जो सिलसिला वहां से शुरू हुआ उसके फौरन बाद धारा मोड़ दिया गया और कहा गया कि कोई स्कैम नहीं हुआ है, इसमें डिपार्टमेंटल एक्शन होना चाहिए। लेकिन साल 2024 है, अभी तक डिपार्टमेंटल एक्शन नहीं हुआ। मैंने कहानी कर दी है, इसके बाद भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं होता। आज से लगभग 40 साल पहले एफसीआई का एक स्कैम हुआ, जो लोग उसमें मोरदे इल्जाम थे वो सभी लोग इस वक्त वीवीआईपीज हैं। उसके बाद कई स्कैम हुए, और मेरी 20 साल के इस पत्रकारिता के सफर में कई स्टोरीज
कुंडल कमेटी बनी, बीआर कुंडल साहब ने एक कमेटी बनाई, उन्होंने कहा जनाब फॉरेस्ट में बड़ा स्कैम हुआ है। बड़े सारे अफसर बहुत दिन परेशान रहे अखबारों से और टीवी से और चैनलों से। उसके बाद वो स्कैम भी, उसका पता ही नहीं चला वो कहां चला गया। उसके बाद और कई स्कैम्स हुए, रिक्रूटमेंट के मामलों में स्कैम्स हुए, लेकिन तमाम चीजों का आखिर में नतीजा यही निकलता है कि हम कहानी सुनाते हैं, आप कहानी सुनते हैं, आप हमारी वीडियो को वायरल करते हैं। सरकार 2 दिन परेशान रहती है, तीसरे दिन कहती है जिंदगी को तो चलना है जनाब। ठीक है, हो गया, कहानी हो गई, उनकी वीडियो वायरल हो गई, हमको कहानी पता चल गई, चलिए आगे बढ़िए, हो गया काम खत्म। तो जब इतनी ये सीरियसनेस हो करप्शन को लेकर, ये सीरियसनेस हो सिस्टम के अंदर जो बीमारियां हैं उनको लेकर, और ये भी आप देखिए कि ये बल्ब मेरे घर में नहीं जलना, यानी आप कहेंगे मेरे घर में बल्ब जलेगा ना, ये बल्ब हम सबके घर में जलना है, ये बिजली हम सबके घर में जलनी है। और वो केंद्र सरकार जिसको हर वक्त लताड़ते रहते हैं हमारे नेता, उस केंद्र सरकार ने तो करोड़ों रुपया दे दिया, कहा भैया लोग खर्च करो और बिजली जलाओ लोगों के घरों में। अब हम यहां बेईमानी करें, हम यहां चोरी करें, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करेंगे? वो आके तो नहीं बिजली का बल्ब हमारे घर में जलाएंगे। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि ये जो स्कीम है और इसमें ये जो एंटी करप्शन स्पेशल जज एंटी करप्शन ने चीजें सामने खंगाल कर लाई हैं, और एसीबी को कहा है कि आप फौरन इस मामले में एक सिट बनाएं और सिट को कहें कि वो इस मामले में पड़ताल करे, ये बड़ा गंभीर है। इस मामले को सीरियसनेस के साथ लिया जाए और सरकार तथ्यों को खंगाले और खंगाल कर देखे कि अगर कुछ निकलता है तो मामला बनेगा, नहीं निकलेगा तो 70 साल से कोई मामला नहीं बना तो अब कहां कोई मामला बनेगा।